नमस्कार। यूरोपीय ताकतों का भारत आना, व्यापार करना और फिर अ, उनमें से अंग्रेजों का सबसे आगे निकल जाना। हाँ, ये एक लंबी कहानी है। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। भारत में अंग्रेजों के शुरुआती कदम। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि कैसे मसालों और आप कह सकते हैं मुनाफे की तलाश में आई एक कंपनी धीरे धीरे यहाँ अपनी जड़ें जमाने लगी। बिल्कुल। मकसद तो शुरू में साफ था, व्यापार। हाँ, खासकर मसाले। जावा, सुमात्रा, भारत, यूरोप में इनकी बहुत मांग थी। लेकिन सवाल ये है कि कैसे कैसे चंद व्यापारियों की ये कंपनी इतनी बड़ी ताकत बन गई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। हम्म। ये सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, ये धीरे धीरे सत्ता की तरफ बढ़ते कदमों की भी दास्तान है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक शाही फरमान, जिसे रॉयल चार्टर कहते हैं, उससे ये सफर शुरू हुआ और कैसे कंपनी ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। ये समझना जरूरी है कि उनके शुरुआती इरादे क्या थे और कैसे वो वक्त के साथ शायद बदलते गए। तो कहानी शुरू होती है साल 1600 के बिल्कुल आखिरी दिन। हाँ। 31 दिसंबर। हाँ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक कंपनी को पूरब के साथ, यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, हाँ। इनके साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का एकाधिकार दिया। एकाधिकार मतलब उस दौरान ब्रिटेन की कोई और कंपनी इस इलाके में आके इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। सही। और इस कंपनी का नाम भी काफी लंबा चौड़ा था, गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। काफी औपचारिक नाम। और इसका एक संगठित ढांचा भी था, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 24 सदस्य। हाँ, जो मिलकर इसे चलाते थे, जिसे हम आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं। हाँ, वही लोग सारे बड़े फैसले लेते थे। यहाँ अहम बात समझनी है, ये सिर्फ एक कारोबारी लाइसेंस जैसा नहीं था, ये एक रॉयल चार्टर था। मतलब इसे सीधे राजसत्ता का संरक्षण हासिल था। और ये वो दौर था जब यूरोप की बड़ी ताकतें स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, अंग्रेज जी, ये सब समंदर के रास्ते दुनिया नाप रहे थे। हाँ, होड़ मची हुई थी। जबरदस्त होड़, नए बाजारों के लिए, प्रभाव के लिए। और ये जो कंपनी का ढांचा था, गवर्नर और डायरेक्टर्स वाला, ये उस जमाने की जॉइंट स्टॉक कंपनी का मॉडल था। अच्छा। यानी कई निवेशक मिलकर पैसा लगाते थे ताकि समुद्री यात्रा जैसे बड़े और जोखिम भरे व्यापारिक अभियानों का खर्च उठाया जा सके। बिल्कुल। और अगर नुकसान हो तो वो भी बढ़ जाए। समझ गया। फिर 8 साल बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, हाँ, वो हेक्टर नाम का जहाज लेकर सूरत बंदरगाह पहुंचे। कहा जाता है कि ये अंग्रेजों का पहला जहाज था जो सीधे भारत आया था। और हॉकिंस की एक खासियत थी, क्या? वो तुर्की जबान अच्छी तरह जानते थे। अच्छा। जो मुगल दरबार में काम आती होगी। बिल्कुल। तो वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का खत लेकर सीधे मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा रवाना हुए। अब सवाल उठता है, सूरत ही क्यों? अच्छा सवाल है। क्योंकि उस वक्त पश्चिमी तट पर सूरत मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह था। दुनिया भर से जहाज आते जाते होंगे। बिल्कुल। हॉकिंस का सीधे बादशाह से मिलना ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्थानीय अधिकारियों की इजाजत नहीं चाहते थे, वो सबसे ऊंची सत्ता से व्यापार का हक और एक तरह से सुरक्षा चाहते थे, एक कानूनी गारंटी। जहांगीर शुरू में हॉकिंस से काफी प्रभावित हुए। हाँ, शायद उसकी तुर्की बोलने की काबिलियत से भी हो सकता है। उन्होंने हॉकिंस को आगरा में रहने दिया, 400 का मनसब भी दिया। मनसब यानी एक तरह का शाही ओहदा और जागीर। हाँ, और व्यापार की इजाजत भी दे दी थी। लेकिन मामला अटक गया। क्यों? सूरत में पहले से कौन जमे हुए थे? पुर्तगाली। अच्छा, हाँ, वो जो पहले से थे। उन्होंने दरबार में काफी विरोध किया और कुछ मुगल अधिकारी भी उनके साथ थे। नतीजा ये हुआ कि जहांगीर को अपनी इजाजत वापस लेनी पड़ी। ये वाकया उस दौर के मुगल दरबार की अंदरूनी राजनीति और विदेशी ताकतों के बीच जो खींचतान ही उसकी झलक दिखाता है। पुर्तगाली वहां लगभग 100 साल से थे, उनका दबदबा था। वो भला किसी नए यूरोपीय खिलाड़ी को, खासकर अंग्रेजों को, क्यों आसानी से जगह बनाने देते? सही बात है, उनका दरबार में रसूख था, उसका इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल। पर अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं हारी। 2-3 साल बाद 1611 कैप्टन मिडलटन, हाँ, उनकी अगुवाई में अंग्रेजी जहाजों ने सूरत के पास स्वाली के समंदर में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को लड़ाई में हरा दिया। छोटी लड़ाई होगी शायद, लेकिन अहम, बहुत अहम। इस जीत का असर हुआ मुगल अधिकारियों और शायद जहांगीर पर भी।
अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत का रौब पड़ा। हाँ, उन्हें लगा होगा कि अंग्रेज पुर्तगालियों को टक्कर दे सकते हैं। नतीजा 6 फरवरी 1613 जहांगीर की तरफ से एक शाही फरमान जारी हुआ और इस बार पक्की इजाजत मिली सूरत में एक स्थायी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री बनाने की। थॉमस एंडवर्थ इसके मुखिया बने। यहाँ देखिए नौसैनिक ताकत का सीधा असर दिख रहा है। समंदर में पुर्तगालियों को हराने से मुगलों को अंग्रेजों की क्षमता का अंदाजा हुआ। शायद उन्हें लगा कि ये समुद्री व्यापार की सुरक्षा में मददगार हो सकते हैं या पुर्तगालियों के एकाधिकार को चुनौती दे सकते हैं। और सूरत में ये कोठी बनाना कंपनी के लिए भारत में एक बड़ा मील का पत्थर था। बिल्कुल, उनका पहला स्थायी ठिकाना। और ये फैक्ट्री शब्द इससे कोई उत्पादन इकाई न समझें। हाँ, ये मूलतः गोदाम, दफ्तर और कर्मचारियों के रहने की जगह होती थी। सही। इसके बाद तस्वीर में आते हैं सर टॉमस रो। हाँ, ये हॉकिंस से ज्यादा बड़े ओहदे वाले थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के बाकायदा राजदूत बनकर आए थे। 18 सितंबर 1615 को वो सूरत पहुंचे और फिर लगभग 3 साल 1618 तक जहांगीर के दरबार में रहे। जहां जहां बादशाह गए, रो भी साथ गए। आगरा, अजमेर, मांडू। उनका मकसद सिर्फ एक फैक्ट्री की इजाजत लेना नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए एक व्यापक समझौता चाहते थे। तो हॉकिंस और रो के तरीकों में फर्क था। हाँ, काफी फर्क था। हॉकिंस ने जहां कह सकते हैं दरबारी बनकर बादशाह का दिल जीतने की कोशिश की, वहीं रो एक संप्रभु राष्ट्र के दूत के तौर पर दूसरे संप्रभु राष्ट्र से औपचारिक संधि करने आए थे। वो जो शाही फरमान या व्यापारिक अधिकार मांग रहे थे, वो कंपनी के लिए बहुत अहम थे। इससे उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में बिना रोक टोक व्यापार करने की कानूनी मान्यता और सुरक्षा मिलती। तो क्या उन्हें किले बनाने की इजाजत मिली? नहीं, किले बनाने की इजाजत तो नहीं मिली। मुगल शायद इतने अधिकार देने को तैयार नहीं थे उस वक्त, लेकिन उन्हें व्यापारिक सहूलियतें देने का भरोसा जरूर मिला। तो मतलब इस वक्त भी अंग्रेज मुगल सत्ता के अधीन ही थे? बिल्कुल। ये अभी साम्राज्य बनाने की बात नहीं थी, ये बस व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश थी। रो की कोशिशों का असर तो हुआ होगा। हाँ, हुआ। 1619 आते आते कंपनी सूरत के अलावा आगरा, अहमदाबाद, भड़ौत जैसे अहम व्यापारिक केंद्रों में भी अपनी कोठियां खोल चुकी थी। और उनकी नजर सिर्फ पश्चिमी भारत पर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर वो 1611 में ही मसूलीपट्टनम और पेतापुली में अपनी पहली फैक्ट्री खोल चुके थे। मसूलीपट्टनम, हाँ। वो उस वक्त गोलकुंडा सल्तनत का एक अहम बंदरगाह था। हाँ, और फिर 1623 में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया। सुनहरा फरमान? ये क्या था? ये बड़ी बात थी। सिर्फ 500 पैगोडा सालाना टैक्स के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर व्यापार करने की छूट मिल गई। 500 पैगोडा? पैगोडा मतलब सोने का सिक्का? हाँ, उस जमाने में दक्षिण भारत में चलने वाला सोने का सिक्का। तो ये घटनाएं क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि कंपनी सिर्फ दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह पर ही निर्भर नहीं थी। अच्छा। वो भारत की दूसरी ताकतवर रियासतों जैसे गोलकुंडा, इनसे भी सीधे रिश्ते बना रही थी और समझौते कर रही थी। मतलब उनकी रणनीति साफ थी, अलग अलग जगहों पर पैर जमाओ। हाँ, ताकि किसी एक सत्ता पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े और व्यापार के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुले। पश्चिम, पूरब, उत्तर, हर दिशा में मौके तलाश रहे थे। पूरब की ओर बढ़े तो 1633 में उन्होंने उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुरा में फैक्ट्री खोली। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 1639 में। फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के स्थानीय राजा से मद्रास नाम की जमीन का टुकड़ा पट्टे पर ले लिया। हाँ, और यहीं पर अंग्रेजों ने न सिर्फ कोठी बनाई बल्कि उसकी किलेबंदी भी की। किलेबंदी, नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही किला 1641 में कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय बन गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का बनना ये वाकई एक अहम पड़ाव लगता है। बिल्कुल है। अब तक वो कोठियां बना रहे थे जो मूलतः व्यापारिक अड्डे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने बाकायदा किलेबंदी की। किला बनाना सिर्फ गोदाम की सुरक्षा से तो ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि या तो उन्हें स्थानीय ताकतों या दूसरी यूरोपीय कंपनियों जैसे डच या फ्रेंच, इनसे खतरा महसूस हो रहा था, या फिर उनके इरादे अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थे। बिल्कुल हो सकता है वो अपने नियंत्रण वाले इलाकों को सुरक्षित करना और शायद उन पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। ये भविष्य में उनके बढ़ते कदमों का एक तरह का संकेत था। और फिर एक दिलचस्प कहानी है बम्बई की। हाँ, वो तो बिल्कुल अलग है। ये उन्हें किसी भारतीय राजा से नहीं मिला। नहीं, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी
कैथरीन ब्रिगेंजा से। और दहेज में? दहेज में पुर्तगाली राजा ने बंबई के 7 द्वीपों का कब्जा चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। कमाल है, उस समय बंबई कोई बड़ा शहर तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ मछुआरों के गांव थे। राजा चार्ल्स के लिए इसे संभालना महंगा सौदा था। तो 1668 में उन्होंने इसे सिर्फ 10 पौंड सालाना के मामूली किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। सिर्फ 10 पौंड? हाँ। और यहाँ गेराल्ड ऑंगियर जैसे गवर्नर आए 1669-77, जिन्होंने बंबई को एक बड़े शहर और बंदरगाह के रूप में विकसित करने की नींव रखी। इसीलिए उन्हें बंबई का संस्थापक भी कहा जाता है। मुंबई का मिलना कंपनी के लिए बिल्कुल अलग तरह का फायदा था। हाँ, ये किसी भारतीय शासक की मेहरबानी नहीं थी। ये 2 यूरोपीय राजघरानों के बीच हुए एक वैवाहिक समझौते का नतीजा था। ये ब्रिटिश राजसत्ता की भारत में बढ़ती दिलचस्पी को भी दिखाता है शायद। हाँ, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। और गेराल्ड ऑंगियर का काम ये साबित करता है कि कंपनी अब सिर्फ माल गोदाम बनाने और बेचने तक सीमित नहीं थी। जहां उनका नियंत्रण था, वहां वो प्रशासन, सुरक्षा, शहर बसाने जैसे कामों में भी दखल देने लगी थी। बंबई आगे चलकर पश्चिमी भारत में उनका सबसे मजबूत गढ़ बना। अब रुख करते हैं बंगाल का। हाँ, जो उस समय मुगल भारत का शायद सबसे अमीर और उपजाऊ सूबा था। यहाँ अंग्रेजों ने पहली कोशिश 1661 में हुगली में फैक्ट्री खोलने की। उन्हें बंगाल के तत्कालीन मुगल सूबेदार शाह शुजा, जो बादशाह शाहजहां के बेटे थे, उनसे एक फरमान मिला। क्या था उस फरमान में? इसके तहत सिर्फ 3000 रुपए सालाना देने पर उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई और चुंगी या टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत मिल गई। ये तो बड़ी रियायत थी। बहुत बड़ी। बाद में बादशाह औरंगजेब ने भी इसे जारी रखा। विलियम हेजेस बंगाल में कंपनी के पहले प्रमुख बने। पर यहाँ भी सब कुछ आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बीच बीच में स्थानीय मुगल अधिकारियों से उनके झगड़े होते रहे, टैक्स को लेकर विवाद हुए। लेकिन फिर 1691 में जॉब चारनॉक। हाँ, जॉब चारनॉक नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सूतानूटी नाम की जगह पर फिर से अंग्रेजी फैक्ट्री बसाई। और फिर 1698 में एक और अहम घटना हुई। क्या? कंपनी ने बंगाल के नवाब से सिर्फ 1200 रुपए सालाना देकर सूतानूटी, कालीकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीद ली? ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और यहीं पर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किला बनाया, फोर्ट विलियम। अच्छा, फोर्ट विलियम यहाँ बना। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर भविष्य का कलकत्ता शहर बसा, जो बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। बंगाल तो आर्थिक तौर पर सोने की खान जैसा था। रेशम, कपास, शोरा जो गन पाउडर बनाने के काम होता है। हाँ, चीनी, चावल, यहाँ से बहुत कुछ यूरोप जाता था। और यहाँ भी हमें वही पैटर्न दिखता है जो दूसरी जगहों पर था। कैसा पैटर्न? पहले व्यापारिक छूट मांगो, फिर स्थानीय अधिकारियों से टकराव मोल लो, और फिर बातचीत, दबाव या किसी और तरीके से, जैसे आगे देखेंगे हैमिल्टन की डॉक्टरी मदद, और ज्यादा अधिकार हासिल करो। जमींदारी हासिल करना एक बहुत बड़ा कदम था। जमींदारी का मतलब सिर्फ जमीन का मालिक होना नहीं है। सही। उस इलाके के लोगों से लगान वसूलने और वहां छोटे मोटे प्रशासनिक काम करने का अधिकार भी मिल गया होगा। बिल्कुल। ये कंपनी को व्यापारी से शासक बनाने की दिशा में एक और कदम था, भले अभी छोटे पैमाने पर। 1700 के आसपास एक मुश्किल दौर भी आया था, है ना? हाँ, बादशाह औरंगजेब समुद्री डकैती और अंग्रेजों की कुछ हरकतों से नाराज थे। उन्होंने भारत में मौजूद सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया था। ओह, तो कंपनी की फैक्ट्रियों का क्या हुआ? पटना और कासिम बाजार जैसी जगहों पर उनकी फैक्ट्रियां कुछ समय के लिए बंद हो गईं, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं चली। इसी दौरान इंग्लैंड में भी कुछ चल रहा था। हाँ, वहाँ एक और नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, जिससे पुरानी कंपनी को मुकाबला करना पड़ रहा था। तो आखिरकार 22 जुलाई 1702 को इन दोनों कंपनियों का विलय हो गया। अच्छा, ये दोनों मिल गई? हाँ, और एक नई, ज्यादा ताकतवर कंपनी बनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यही वो कंपनी है जिसे हम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये विलय तो बहुत जरूरी रहा होगा उनके लिए। बहुत। इससे अंग्रेजों की अंदरूनी फूट खत्म हुई। अब उनके पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा ताकत, ज्यादा एकता। ये नई एकीकृत कंपनी भारत में अपने व्यापारिक और शायद राजनीतिक हितों को भी आगे बढ़ाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। और फिर आता है वो साल 1717। हाँ,
1717 ये कंपनी के लिए एक तरह से जैकपॉट साबित हुआ। कहानी दिलचस्प है। जॉन सरमन के अगुवाई में एक अंग्रेज मिशन मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में गया था। हाँ, कुछ और व्यापारिक रियायतें मांगने। उसी दौरान बादशाह एक तकलीफदेह फोड़े या बीमारी से परेशान थे और मिशन के साथ एक सर्जन थे, विलियम हैमिल्टन। हाँ, उन्होंने बादशाह का कामयाब इलाज कर दिया और बादशाह बहुत खुश हुए। इतने खुश कि इनाम के तौर पर उन्होंने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, जिसे अंग्रेज इतिहासकार कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब ये फरमान कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अधिकारों वाला और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, जबरदस्त अधिकार मिले। क्या क्या मिला इस फरमान से? पहला, बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना देकर बिना कोई और सीमा शुल्क या चुंगी दिए आजादी से व्यापार करने का अधिकार। सिर्फ 3000 रुपए में पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड? हाँ। दूसरा, कलकत्ता के आसपास 38 और गांव किराए पर लेने की इजाजत। और जमीन? तीसरा, बंबई में कंपनी की टकसाल में बने सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की मान्यता। अपने सिक्के? ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और चौथा, सूरत में भी 10,000 रुपए सालाना देने पर सारे टैक्स माफ। तो ये 1717 का फरमान वाकई एक गेम चेंजर था। बिल्कुल, इसने कंपनी की ताकत, उसकी हैसियत, उसकी स्वायत्ता सब में जबरदस्त इजाफा कर दिया। सोचिए, बंगाल जैसे अमीर सूबे में लगभग मुफ्त व्यापार का अधिकार, उनके मुनाफे को कई गुना बढ़ाने वाला था ये। और ज्यादा जमीन मिलना उनके इलाकाई नियंत्रण को बढ़ाता। और अपनी मुद्रा को पूरे साम्राज्य में मान्यता मिलना, ये तो उन्हें लगभग मुगल सत्ता के बराबर खड़ा कर रहा था। हाँ, एक तरह से ये सारी रियायतें कंपनी को एक मामूली व्यापारिक संस्था से बहुत आगे ले गईं। अनजाने में ही सही, फर्रुख सियर के इस फरमान ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव को बहुत मजबूत कर दिया। और शायद इसी फरमान ने आगे चलकर बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच टकराव का बीज भी बो दिया। बिल्कुल, क्योंकि नवाबों को लगता था कि इससे उनके खजाने को भारी नुकसान हो रहा है और कंपनी उनके अधिकारों को चुनौती दे रही है। तो हमने देखा कि कैसे एक शाही चार्टर से कहानी शुरू हुई, फिर सूरत में पहली कोठी, फिर धीरे धीरे मद्रास, बंबई जैसे बड़े केंद्र बने, बंगाल में बड़ी रियायतें मिली और आखिर में 1717 का वो निर्णायक फरमान। हाँ, लगभग 125 साल लगे कंपनी को भारत में अपनी जगह इस तरह पक्की करने।